देखो, अभी तक हमने करा दिया वर्क डन। तो वर्क डन में एक मैं फर्स्ट में लिखाया हूं वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। बी में हमने कराया वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, ठीक है। फिर इसमें हमने बताया कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, वर्क डन कब निगेटिव होगा। इसमें हमने एफ वर्क डन का फॉर्मूला लिखाया था एफ डॉट डी, डी क्या है डिस्प्लेसमेंट, या हमने फिर ऐसे लिखाया एफ डी कॉस थीटा, यही लिखाया था। थीटा लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 हो तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अगर थीटा लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90 होगा उस केस में वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर ऐसे भी हो जाए इक्वल टू भी 90 हो जाए तो निगेटिव होगा, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ये सब चीज़ ऑलरेडी मैं करा दिया हूँ, ठीक है। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इक्वल टू होता है एरिया ऑफ फोर्स एफ एंड डी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये भी बताया था कि वेरिएबल फोर्स है तो एफ और डी का हम क्या करेंगे, एफ डी के जो ग्राफ है उसका एरिया निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब नोट करना है, या सब जानते ही हो, नोट करने की तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे हमने क्या पढ़ाया था, एक कोलिजन पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था, कोलिजन पढ़ाया था, है ना। अब इसके बाद में है पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। चलो लिखो, पोटेंशियल एनर्जी। देखो, इसको एनसीईआरटी में भी से डिनोट किया हुआ है और किसी किसी बुक में यू से डिनोट किया हुआ है, कैपिटल यू से, ठीक है। तो हम किससे डिनोट करें, यू से कराया गया है स्कूल में, एसएल के बुक में यू से किया हुआ है और एनसीईआरटी में पोटेंशियल एनर्जी को लिखा हुआ है भी। तो देखो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, कुछ तुम लोग बताओ। ये तो पढ़ के आए हो 10th क्लास में, 9th 10th में, बताओ क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। देखो, ये अगर मान लो, सुनो पहले सुनो, एक चीज़ सुनो, बात मत करो। जैसे मान लो कि ये ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है, ये अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अगर एच हाइट पे आ गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो कोई भी जो एनर्जी किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन के चलते हो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो लिखो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी को कौन चीज से डिनोट करते हैं, यू से, ठीक है। तो लिखो, लिखो द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी और ए सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन, its configuration in a field,
इन ए फील्ड। अच्छा देखो, अब यहीं से नहीं, अभी से लेके जितना फिजिक्स पढ़ाई करना है 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल, वहाँ यही कंसेप्ट यूज है। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ड्यू टू वर्क डन होता है। जैसे मान लो कि ये रखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना है, 0 है। तो एम यहाँ पे हमने एच हाइट पे इसको लाया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। तो ये जानती हो भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे जब रखा हुआ था तो इसका 0 था, एच हाइट पे ले आए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, हो गया। तो इसमें एनर्जी क्रिएट कैसे हो गया, बताओ कैसे क्रिएट हो गया इसमें एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बताओ कैसे हुआ, मैं बताऊं, हाँ जी बताओ, तुम बताओ। देखो, ये अपने आप तो आएगा नहीं, इसको मैं लाऊंगा या कोई एक्सटर्नल एजेंट लाएगा, तो इसको जब लाना है ऊपर की तरफ, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे हम, अपोजिट डायरेक्शन में। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे तो हमारा एनर्जी लॉस होगा। तो जितना एनर्जी लॉस होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। जैसे जब घर बनता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो देखिए वो कि लेबर क्या करता है, ब्रिक्स को नीचे से उठा के ऊपर ले जाता है ना। तो वो लेबर थकता है कि नहीं थकता है, थक जाता है। क्यों थक जाता है, उसका लॉस हो गया एनर्जी। कहाँ चला गया उसका एनर्जी, एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्रिक्स। क्योंकि उसने जैसे ब्रिक्स को ग्राउंड से ले गया, ग्राउंड पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। जैसे मान लो कि इस बुक को ग्राउंड फ्लोर से ये सेकेंड फ्लोर लाने में हमने 10 जूल वर्क किया, तो 10 जूल हमारा एनर्जी लॉस हो गया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 10 जूल। यानी कि हमने जितना वर्क किया उसी के इक्विवेलेंट हमारा एनर्जी क्या होगा, लॉस हुआ, और उतना ही एनर्जी एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग का केस भी मैं पढ़ाऊंगा। जैसे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, यानी कि ना ही उसमें इलोंगेशन है ना ही कंप्रेशन है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अगर स्प्रिंग को हम इलोंगेट करते हैं या स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी समथिंग हो जाता है। तो स्प्रिंग अपने इलोंगेट तो होगा नहीं या अपने कंप्रेस तो नहीं होगा, इसको इलोंगेट हम करेंगे या कंप्रेस हम करेंगे। तो जैसे मान लो कि स्प्रिंग को हम इलोंगेट करते हैं यानी कि उसके लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो डिफिनेटली हम स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे, तो हमारा एनर्जी लॉस होगा। तो मान लो कि स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए हमने मान लो कि 100 जूल एनर्जी 100 जूल वर्क किया, तो हमारा एनर्जी कितना लॉस होगा, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 100 जूल स्टोर हो गया। अब जैसे अब मान लो कि जैसे सुनो, अब उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको हमने ग्राउंड फ्लोर से यहाँ पे लाया, और ग्राउंड फ्लोर से यहाँ पे हमने लाया, तो हमने सपोज करो कि 50 जूल वर्क किया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 50 जूल हो गया। जब इसको हम छोड़ देंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या होगा, सम स्पीड से हीट करेगा, तो उसका जब ग्राउंड फ्लोर को हीट करेगा तो उस समय टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जब गिरेगा अर्थ सरफेस पे तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 50 जूल। समझ गई, ये इसमें कुछ नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ये जस्ट कन्वर्ट हो रहा है। हमने लाया, हमने वर्क किया, हमारा एनर्जी लॉस हुआ, हमारा जितना एनर्जी लॉस होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। अब इसको मान लो कि हमने छोड़ दिया, तो ये सारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन या ड्यू टू जस्ट पोजीशन। अभी तो हमको जानना है पोजीशन, वो चार्ज के विषय में जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन होता है, या डिफरेंट मासेस जब रख देते हैं उसके चलते जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कॉन्फ़िगरेशन के चलते होता है, जो कि ग्रेविटेशन में पढ़ना है। ठीक है, तो अब लिखो, नेक्स्ट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, और लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डैश देखो लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद में लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी possessed by the body due to its position above the surface of earth, ठीक है। ठीक है, देखो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखाया, एनर्जी लिखाया, पोटेंशियल एनर्जी लिखाया, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं है, ये ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा, तो तुमको यहाँ पे याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, या और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबोव द अर्थ सरफेस, ठीक है। जैसे मान लो कि ये अर्थ सरफेस है, इसको हम बोलते हैं अर्थ सरफेस, और इसको हम बोलते हैं जीरो लेवल, ठीक है। मान लो कि एक बॉडी यहाँ पे है जिसका मास m है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इस बॉडी को मान लो कि हमने यहाँ पे रख दिया h1 हाइट पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी u1 हो गया, तो u1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mgh1, ठीक है। अगर मान लो कि इस बॉडी को हमने यहाँ पे रख दिया, h2 हाइट पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी u2 हो जाता है, वो कितना होगा, mgh2, ठीक है। अगर मान लो कि कोई बॉडी को हमने यहाँ पे रख दिया, इसका भी मास m है, और ये हाइट तुम्हारा मान लो कि h3 है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी u3 ले लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, कितना, तो माइनस mgh3, समझ गया। ये याद रखना है कि कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस पे रखा हुआ हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। जब मान लो कि h1 हाइट पे है तो mgh1, h2 हाइट पे है तो mgh2, और बिलो अर्थ सरफेस है h3 हाइट पे तो माइनस mgh3, ठीक है। बस ये फार्मूला तुमको याद रखना है, चलो नोट कर लो इसको। इसका निकालने का भी एक फार्मूला होता है, अभी तो तुम लोगों को मैं पढ़ाऊँ तो उतना समझ में नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला होता है, ये तुमको 12th में पढ़ाया जाएगा या ग्रेविटेशन में पढ़ाऊँगा। एक फार्मूला होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू वर्क डन इनिशियल टू फाइनल बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू विथ निगेटिव साइन वर्क डन इनिशियल टू फाइनल बाई एक्सटर्नल फोर्स, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अभी ये तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि जब भी हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालते हैं, ठीक है। ये सब अभी नहीं लिखना है, ये ग्रेविटेशन में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ही फार्मूला है।
ठीक है। उसके बाद में लिखो कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। चलो इसको रब कर दूं। कंजर्वेटिव फोर्स, देखो एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कुछ बताओ तुम लोग, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बताओ क्या। अच्छा तुम बताओ कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। जिसमें एनर्जी का, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेटिव फोर्स पूछ रहा हूँ। मैं बताता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो जस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सेकंड में लिखना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप इज जीरो। ठीक है, जैसे मान लो ये तो हमने बताया था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो निगेटिव। जैसे मान लो इसको यहाँ पे हमसे यहाँ से मैं यहाँ तक ले जा रहा हूँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। और इसको मैं ऐसे ला रहा हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल से फाइनल पे ले जाए, फिर फाइनल से इनिशियल पे ला जाए। तो इस केस में वर्क डन होना चाहिए जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या है, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो तो अभी पता नहीं है, तो यही जान लो। ठीक है, तो लिखो कंजर्वेटिव फोर्स, लिखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स work done by conservative force does not depend on path, it depends on only initial and final position. Initial and final position। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना वर्क डन बाय, सेकंड पॉइंट पे लिखना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो, इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो। राउंड ट्रिप का मीनिंग क्या हुआ, इनिशियल टू फाइनल और फिर फाइनल टू इनिशियल। तो लिख लो ब्रैकेट में इनिशियल टू फाइनल टू इनिशियल, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखना है इनिशियल ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल यानी कि इसमें से ऐसे गया कि यहाँ पे हमने ले गया और फिर यहाँ पे हमने ले आया, तो इस केस में वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड में लिख लो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स अभी मैं कराऊंगा। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स अभी मैं कराऊंगा, स्प्रिंग 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 फोर्स। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड में स्प्रिंग फोर्स, थर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लो। ऐसे तो यूज होगा नहीं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो देखो अब लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो जैसे मान लो कि ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से अभी हमने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और अभी मैं बताया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे मान लो कि कोई मास है m और ए h हाइट एबोव है, तो तुम इसको ऐसे ला दो या तुम इसको ऐसे ला दो, ये पाथ 1 है हो गया, ये पाथ 2 हो गया, या तुम इसको ऐसे ला दो, ये पाथ 3 हो गया, या तुम इसको ऊपर की ओर ऐसे थ्रो कर दो कि ऐसे आ जाए, ये पाथ 4 हो गया। सभी केस में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। वो जस्ट डिपेंड करेगा कि वो कितना नीचे हाइट आया, वो किस पाथ से आया, उस हमको मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे वो ऐसे आ जाए, चाहे वो ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, वो कितना नीचे हाइट आया, कितना हाइट नीचे आया जल्दी बताओ, एच हाइट नीचे आया। ठीक है, तो इस केस में सभी केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। और वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसे, तो नीचे आ रहा है तो mg नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा, तो इसलिए कॉस जीरो कितना हो जाता है, 1 होता है। तो इस केस में लिखो वर्क डन पाथ 1, वर्क डन पाथ 2 इक्वल टू वर्क डन पाथ 3 इक्वल टू वर्क डन पाथ 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। समझ में आया कि मैंने क्या बताया, तुम बताओ सुनाओ, क्या समझाया हमने? हमने बताया कि ऑब्जेक्ट को जस्ट एच हाइट हम नीचे लाए, चाहे तुम ऐसे लाओ, चाहे ऐसे लाओ, चाहे ऐसे लाओ, चाहे ऐसे लाओ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो जस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो याद रखना, इसको मेनी टाइम्स में यूज करूंगा। ठीक है, वो जस्ट एज हाइट नीचे आया, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब देखो जैसे मान लो कि ऐसे है, एक वेज टाइप का कोई चीज है ना, ये मान लो कि हाइट तुम्हारा है एच, कोई ऑब्जेक्ट एम ऐसे जा रहा है, ठीक है, और फिर वापस से ऐसे आ जा रहा है, यानी कि ये पोजीशन हो गया तुम्हारा ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, जल्दी बताना तो बताओ। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ए से बी गया तो कितना होगा, ए बी कैसे हो जाएगा, अभी mgh, और पॉजिटिव या निगेटिव, कैसे, ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ऊपर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -mgh हो जाएगा। अच्छा,
वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बी टू सी कितना हो जाएगा प्लस एम जी एच। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बी टू सी, तो कितना हो जाएगा माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। राउंड ट्रिप में समझ में आया कि कैसे जीरो, या इसको हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। जैसे एक बॉब है जिसका मास है एम, है ना, इसका एच हाइट हमने ऐसे इसको थ्रो कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये बॉब सम टाइम के बाद में कहाँ जाएगा, यहाँ पे होगा, समझ रही हो ना, सम टाइम के बाद में यहाँ पे होगा, ऐसे जा रहा है, फिर सम टाइम के बाद में कुछ यहाँ पे होगा, और उसके बाद जैसे एक स्ट्रिंग हमने लिया, एक स्ट्रिंग लिया, इसमें हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया, बॉब को बांध दिया, और उसको हमने ऐसे किया हॉरिजॉन्टल सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में, तो यहाँ पे से चला, फिर वो यहाँ पे वापस आ गया, ये राउंड ट्रिप हो गया। तो इसका नाम दे देते हैं जैसे ए बी सी डी। तो इसमें बता दो, चलो इसको, तो इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो, नोट करना है इसको, कर लो नोट, ये सब चीज़ यूज करूँगा मैं। क्या, हाँ तो कराई थी, तो इसको भी नोट कर लो कि जैसे यहाँ से गया और यहाँ पे आ गया। हो गया ये, तो देखो इस केस में वर्क डन बाई ए टू बी टू सी कितना होगा, जल्दी बताओ। ये एच है, तो ये भी क्या होगा, एच होगा, ये भी एच होगा, ये भी एच होगा, बताओ। ए टू बी टू सी, टू एम जी एच, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा एम जी इंटू टू एच, दैट इज माइनस टू एम जी एच, ठीक है। और वर्क डन सी टू डी टू ए कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो, प्लस एम जी इंटू टू एच, दैट इज टू एम जी एच, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो। समझ में आया। तो राउंड ट्रिप में यानी कि जहाँ से ऑब्जेक्ट चले फिर वहीं पे उसी पोजीशन पे आ जाए, तो इस केस में वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। अब वर्क डन बाई, अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने बता दिया कितना होता है एम जी एच, अर्थ सरफेस से अबोव एम जी एच, अर्थ सरफेस पे जीरो, और अर्थ सरफेस के बिलो माइनस एम जी एच, ठीक है। तो ये सब चीज़ का मैं यूज करूंगा, ठीक है। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में, और एसएल में भी गिवन है, तो वो सब चीज़ मैं यूज करूंगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख लो। हो गया। तो हमने बता दिया वर्क डन बाई स्प्रिंग
ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दिया। प्लस होगा B2C क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और C2D क्या होगा, निगेटिव होगा। B2C निगेटिव हो जाएगा और C2D क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस पोजीशन से चला फिर इसी पोजीशन पे आ गया तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। क्या सेम, हाँ लेवल तो वही रहेगा, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। क्या तो हाइट उतनी ही है, मैं क्या बताया कि किसी हाइट पे जाए फिर उतना ही हाइट पे आ जाए तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब लिखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। पहले स्प्रिंग फोर्स लिख लो कि क्या चीज़ है, ये फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, स्प्रिंग फोर्स। पहले समझो कि मैं क्या बना रहा हूँ। देखो ये स्प्रिंग क्या है, अपने नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ का मीनिंग क्या होता है, ना उसमें इलोंगेशन है ना ही उसमें कोई कंप्रेशन है। ये क्या है, अपने नेचुरल लेंथ में है। यानी कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसमें हमने x1 से इसको इलोंगेट कर दिया और इसमें हमने x2 से इलोंगेट कर दिया, और देखने से लगता ही है कि x2 इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, तो किस में ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि इसमें मान लो कि हमको F1 फोर्स लगाना पड़ रहा है और इसमें F2 फोर्स लगाना पड़ रहा है, बताओ किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F2 या F1। F2 बड़ा होगा। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितना इलोंगेशन ज़्यादा करना पड़ेगा उतना ही फोर्स हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर मान लो कि इसमें जो इलोंगेशन है इसके इलोंगेशन का हाफ है तो इसमें फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, हाफ लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये सपोज करो कि 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे x1 क्या है 10 सेंटीमीटर से हमने इलोंगेट कर दिया, तो इस पर फोर्स मान लो कि हमको 20 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, और x2 हमने 20 सेंटीमीटर कर दिया तो F2 कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। अगर इलोंगेशन हमने डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल हो गया, यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इलोंगेशन हो गया। एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन विथ निगेटिव साइन। निगेटिव साइन क्यों, निगेटिव क्योंकि हमने इलोंगेट इधर किया, डिस्प्लेस इधर किया, और स्प्रिंग फोर्स कैसे लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो चलो पहले इतना नोट कर लो। अभी हमने पढ़ा रहा है स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने पढ़ा दिया। अभी हम बताएंगे कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताएंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। हम ये बताएं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन राउंड ट्रिप जीरो कैसे होता है, वो सब चीज़ अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसी चीज़ को, एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स विथ निगेटिव साइन। तो एफ एस इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट देते हैं, तो इसमें हम देते हैं के, यहाँ पे नाम माइनस कर दो, एक्स कर दो। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है। एफ एस क्या है, स्प्रिंग फोर्स, के क्या है और एक्स क्या है मैं बताता हूँ। ये तो है तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स,
के क्या है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक्स को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन और इलोंगेशन, समझ रहे हो ना, या डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कंप्रेशन और इलोंगेशन। चलो ये फिगर सभी बना लिए। एकदम नहीं, अभी मैं उसको भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, विथ नेगेटिव साइन K इंटू X1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ F2 इक्वल टू नेगेटिव साइन K इंटू X2 हो जाएगा। और इस फॉर्मूला को याद रखना है, इसको मेनी टाइम्स में यूज करूंगा। स्प्रिंग फोर्स, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है, कंप्रेशन और इलोंगेशन, ठीक है। ये तो बना लिए हो, ये तो बना लिए हो। ठीक है। अगर मान लो कि हमने स्प्रिंग को ऐसे कर दिया m, और ये मान लो कि x कर दिया, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ठीक से बताओ। हम कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? राइट साइड में लगाएगा। जैसे कंप्रेस किया तो स्प्रिंग क्या करेगा, ब्लॉक को उसको धक्का देगा इधर, तो इस डायरेक्शन में लगेगा एफ एस, और ये कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स माइनस के इंटू एक्स। फॉर्मूला तो वहीं रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कि हमने ऐसे इस स्प्रिंग को हमने इतना कंप्रेस कर दिया m, और ये मान लो कि x1 है, यहाँ से हमने इतना कर दिया, तो इस पर फोर्स लगेगा एफ एस इक्वल टू माइनस के इंटू x1, ठीक है। कंप्रेस करें या इलोंगेट करें, सेम फोर्स है। अच्छा ये बताओ, स्प्रिंग फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है? बताओ। हाँ कांस्टेंट है, तुम लोगों को इतना पढ़ाया गया है, ये इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्प्रिंग फोर्स है। वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल हमने क्या दिया था, जिसमें एक्स लगा होता था, समझ रहे हो। जैसे एक्स को मैं चेंज करूं तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स भी चेंज होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, एम जी, इसमें क्या चेंज होने वाला है, मास बदलेगा नहीं, ग्रेविटेशनल जी बदलेगा, वो 9.8 होता है नियर द सरफेस, ठीक है। तो इस एम जी क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। और स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स क्या है, बताओ कौन सा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है। तो याद रखना, स्प्रिंग फोर्स एफ एस क्या है, वेरिएबल फोर्स है। और देख रहे हो यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, वेरिएबल फोर्स का हमने एग्जांपल भी दिखाया था, ए प्लस बी एक्स या 2 + 3x, इस टाइप से था ना। वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स, तो जल्दी बोल दो, एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है, इलोंगेशन, ठीक है। समझ गए। अब लिखो ऊपर में, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। चलो मैं इसको मिटा दूं। क्या, कौन, अच्छा चलो, वर्क डन बाई
वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो हम करते हैं, पहले हम इधर बनाते हैं इसको। देखो मैं क्या बना दिया, इधर इधर बना दिया। जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है ऐसे, और इस केस में स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ में। क्या है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, यानी कि इसको हमने क्या किया, कंप्रेस किया, इलोंगेट किया, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स, याद होगा x1 से लेकर x2 तक यही था। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का यही फॉर्मूला लिखाया था। तो ए माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा, स्प्रिंग एफ एस कितना हो जाएगा, माइनस के इंटू एक्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, जीरो से लेकर x1 तक। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर x1 तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। बताओ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, सब मैं पढ़ाया था, भूल गया। हम बताओ, एक्स स्क्वायर टू, तो कॉन्फिडेंस से बोलो, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, और इसको लिमिट कर दो जीरो से x1 तक। तो के x1 स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो बाई टू। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। चलो इतना लिख लो, हमने इलोंगेट किया है यहाँ से वहाँ तक। तो कितना, हाँ बनाना है, सुनो। अच्छा ऐसे भी देख लो, इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ। ब्लॉक पे स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस साइड में। वो बोली इस साइड, तो तुम भी बोली इस साइड, थोड़ा सोच के सुन देखो तो। स्प्रिंग ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट साइड में। तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। वर्क डन हमारा क्या आया, निगेटिव। अच्छा, अब मान लो कि यहां से फिर यहां पे आ जाए ब्लॉक, यानी कि यहां से यहां आ गया, नेचुरल लेंथ पे आया। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, क्या, जीरो कैसे होगा। तो नेचुरल पे आ गया, तो हम कहाँ से करेंगे, x1 से लेके जीरो तक करेंगे। यहाँ पे क्या था, इनिशियल कहाँ पे था, जीरो पे था, और फाइनल क्या हो गया, x1 पे होगा। अब यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पे इनिशियल कहाँ पे है, और फाइनल कहाँ पे हो गया, जीरो पे आ गया। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव बताओ, पॉजिटिव होगा। तो चलो पहले इतना नोट कर लो, ये कब हो गया, इसमें कुछ नेम कर देते हैं हम, ठीक है। ये 1 से लेकर ए पोजीशन से बी पे कर देते हैं, और ये पोजीशन क्या आ गया, सी आ गया। तो ये वर्क डन क्या हो गया, ए टू बी। ये सब याद रखना, ठीक है। ये वर्क डन क्या हो गया, ए टू बी।
यही देखना है हमको कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो ए से बी पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। और बी से ए सी पे क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। जैसे स्प्रिंग पे फोर्स, ब्लॉक पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। चलो ये तो मिटा दूं मैं। ठीक है, अब लिखते हैं वर्क डन बी टू सी, तो हम लिखेंगे एफ एस डी एक्स और एक्स वन टू जीरो, बता दो यस और नो। तो माइनस के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे एक्स वन टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा एक्स वन टू जीरो। तो वर्क डन बी टू सी क्या हो जाएगा, माइनस के, पहले कितना हो जाएगा जीरो, जीरो का स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स वन स्क्वायर बाई टू, तो आफ्टर सोल्विंग क्या आएगा जल्दी बताओ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के एक्स वन स्क्वायर बाई टू। तो फाइनली लिख दिया बी टू सी इजक्वल टू हाफ के एक्स वन स्क्वायर। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब सी टू डी क्या होगा, वर्क डन बताओ। सी टू डी में क्या होगा, कंप्रेस होगा, इलोंगेट होगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, उस साइड में, और डिस्प्लेस कैसे हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और चलो ठीक है, तो हमको देखो एक राउंड ट्रिप बताना है, यहाँ से फिर अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे नेचुरल लेंथ पे, और ये हो जाएगा ई। तो देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे, एक राउंड ट्रिप में वर्क डन देखो जीरो हो जाएगा। या इसी में देखो ए टू बी गया, बी टू ए आया, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा चलो ये भी कर लो। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। हमने बताया था कि इनिशियल से फाइनल पे जाए, फाइनल से इनिशियल पे आ जाए तो वर्क डन कितना होना चाहिए, जीरो। तो पूछे स्प्रिंग फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करो, तो इसी टाइप से कर दोगे। चलो मिटाऊं मैं, क्या एक्स्ट्रा क्लास के लिए, नहीं संडे को तो क्लास होगा। हाँ 1 बजे के बाद रखूंगा, लेकिन रखूंगा तो ज़रूर, क्योंकि रिवीजन कराना है तुम लोगों को। थक जाएगा, अभी बच्चे थक जाओगे, बूढ़े थकते हैं कि बच्चे थकते हैं, हैं? जब मैं तुम्हारे इतना बड़ा था तो इतना दौड़ता था, क्रिकेट खेलता था। अब तो, अब तो भागने भी नहीं आता। चलो ठीक है, इसको मिटा दूं। अब हम निकालेंगे सी टू डी, फिर डी टू ई, ऐसा ही लिख देता हूं। ठीक है, तो बताओ सी टू डी वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, कैसे निगेटिव, कंप्रेस हो रहा है तो फोर्स ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो लिख देता हूं मैं। अब डेरिवेशन, ये डेरिवेशन थोड़ी है, तो मैं बता रहा हूँ डेरिवेशन, एक मैं बताया हूँ वहीं किसका, वेलोसिटी का, इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, और एक और मैं अभी कराऊंगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, सी टू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ एक्स वन स्क्वायर, और वर्क डन डी टू ई बता दो,
पॉजिटिव हो जाएगा प्लस हाफ के x1 स्क्वायर। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा ए टू बी। तो टोटल वर्क डन ए टू बी प्लस बी टू सी, सी टू डी नहीं, इसको ए ही कर देते हैं, फिर फाइनली हो जाएगा डी टू ए। तो ए टू बी, बी टू सी, फर्दर सी टू डी और डी टू ए। ये टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 0। इसलिए स्प्रिंग फोर्स क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने बताया, ऊपर जाने में निगेटिव, नीचे आने में पॉजिटिव। तो ये याद हो जाएगा ना कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। ये देख लेना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव। बस इसी से। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव अपने से डिसाइड कर लो, ठीक है। अब लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अभी 36 हुआ, चलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ है स्प्रिंग, इसका फॉर्मूला ही लिखूंगा और सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो U इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है कंप्रेशन और इलोंगेशन। और इलोंगेशन कंप्रेशन और इलोंगेशन, इसमें निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। कंप्रेशन हो या इलोंगेशन हो तो कंप्रेशन और इलोंगेशन, ठीक है, पॉजिटिव होता है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। कंप्रेस करेंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और इलोंगेट करेंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम कंप्रेस करेंगे तो भी हम वर्क डन करेंगे और इलोंगेट करेंगे तो भी हम वर्क डन करेंगे। अगर कंप्रेस किए इलोंगेट किए अगर हमारा एनर्जी 10 जूल लॉस हुआ तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लिखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पूछा जाएगा पेपरों में, ठीक है, विथ एग्जांपल। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बताओ। स्ट्रिंग नहीं है स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स क्या है तुम बताओ। क्या लिखा हूँ अभी, डिफिनेशन बताओ तो। यही लिखाया हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन नहीं बाई, और सेकंड यही लिखाया था वर्क डन इन राउंड ट्रिप 0 होता है, यानी कि इनिशियल से फाइनल जाए, फाइनल से इनिशियल आ जाए तो वर्क डन कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो जस्ट इसका अपोजिट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लिखो नॉन क्या पाथ पे डिपेंड करती है, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होता है, और इसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? जिधर मोशन हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लो कि इसको यहाँ से, जैसे इसको यहाँ से मैं यहाँ लाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, और डिस्प्लेस कैसे हुआ ऐसे, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ऐसे ले जाएंगे तो किधर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ से आए फिर यहाँ पे चल गए तो वर्क डन जीरो होगा, दोनों ही नेगेटिव हो गया वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो नहीं हुआ। ठीक है, तो लिखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लिखो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स depends on path depends on path। सेकेंड पॉइंट में लिखो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप और क्लोज लूप, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप, समझ रही हो ना, और क्लोज लूप इज नॉट जीरो। एग्जाम्पल लिख लो, फ्रिक्शनल फोर्स, अभी तो फ्रिक्शनल फोर्स ही जानती हो, जितना भी अपोजिंग फोर्स है वो सभी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, एक विस्कस फोर्स भी लिख लो, फ्रिक्शनल फोर्स एंड विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स आगे पढ़ना है, 11th में ही पढ़ना है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एंड विस्कस फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। तो एक और टॉपिक कराए या रहने दे? तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। वो क्या है, थोड़ा सा हिंट्स दे दो, देख लो। जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, एच हाइट पे रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, और मान लो कि mgh इक्वल टू है 100 जूल, कितना है, 100 जूल। जब इसको हम छोड़ देंगे तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा, क्या कम होगा। तो कहाँ चला जाएगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 100 जूल। मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका 60 जूल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 40 जूल। यहाँ पे मान लो कि 30 जूल हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 70 जूल। यानी कि हमको ये प्रूव करके बताना है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट इक्वल टू इनिशियल एनर्जी, यही प्रूव करके हमको बता देना है। जैसे यहाँ पे अभी हमने टोटल एनर्जी निकाला, यहाँ पे तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे टोटल एनर्जी हमको प्रूव कर देना है कि दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो बताओ अभी कर दें या नेक्स्ट क्लास में करें? अच्छा चलो ठीक है। तो जितना मैं कराया, जो नहीं आए हैं वो इस रिकॉर्डिंग को जरूर देख के आएंगे, ठीक है। और तुम लोग भी पूरा रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में वो कराऊंगा और फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ठीक है।